जोहार दोस्तों, 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ नंगे पांव खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों के एक जीत ने 1911 में अंग्रेजों को अपना फैसला वापस लेने को मजबूर कर दिया और बंगाल को फिर से एकीकृत करना पड़ा। बंगाल का इतिहास इसी तरीके के दिलचस्प घटनाओं से लबरेज है। 5 राज्यों और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा ये सीमावर्ती राज्य किसी कैनवास में लगे उस पेंटिंग की तरह है जिसे करीब से समझने के बाद ही उसमें पिरोए रंगों की कारीगरी समझ आती है। वरना आप रसगुल्ला और मिष्टी दही करते रहिए, इस राज्य की खूबसूरती कहाँ समझ आने वाली है। वही रोज ममता दीदी और मोदी जी की तूतू मैमे और पॉलिटिकल स्टंट। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर। हमने आपसे वादा किया है कि हम सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर हमारा ज़्यादा जोर होगा। इसलिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई करें। इस वीडियो में हम 2 चिर प्रतिद्वंदी टीमों की बात करेंगे, लेकिन ये राइवलरी सिर्फ मैदानों तक महदूद नहीं है, इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व है। पहचान की राजनीति से लेकर क्षेत्रीय पहचान को भूलकर एक मत हो जाने की कहानी है। मोहन बगान वाले, जिन्हें प्रॉन यानी झींगा मछली पसंद है और ये मूल निवासी हैं वेस्ट बंगाल के, इन्हें घोटी भी कहा गया। और इसी टीम ने 1911 ईस्वी में नंगे पैर अंग्रेजों की टीम ईस्ट यॉर्कशायर को हराकर इतिहास बदल दिया था। तब ये खेल गैर राजनीतिक होते हुए भी राजनीति की उस बिसात को बदल गया जिसमें अंग्रेजों को भी अपने मोहरे बदलने पर मजबूर होना पड़ा था और फूट डालो और राज करो की नीति को गहरा धक्का पड़ा था। इसके खिलाड़ियों को स्वतंत्रता सेनानियों तक का दर्जा दिया जाने लगा था। जैसे खेलत नहीं, जंग लड़त है, जंग। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सोचिए कितनी बड़ी घटना होगी ये। कुछ लोग तो मानते हैं कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने की एक वजह मोहन बगान की ये जीत भी थी। दूसरी टीम ईस्ट बंगाल की टीम, जिसे बंगाल भी कहते हैं, ये ज़्यादा मोरला और पूरी मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। पहले 1947 में पूर्वी पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे, फिर बाद में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के समय 1971 में इन्होंने भारत में शेल्टर लिया था। How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes. लेकिन मोहन बगान वालों ने इन्हें कभी राजनीतिक रूप से अपनाया नहीं, इन्हें बाहरी और असभ्य कहा। खेल के मैदानों में ये जितने बड़े प्रतिद्वंदी हैं, राजनीति और सांस्कृतिक रूप से भी उतने ही अलग। बंगाल वाले खाने में मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं, वहीं मोहन बगान वाले मिठास पसंद करते हैं। अब समझ में आया कि मिष्टी दही का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। सोचिए, एक ही प्रांत में इतना भिन्न कल्चर और खान पान है, खेल के मैदानों के इनकी किस तरह की राइवलरी चलती होगी, आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस मुद्दे में इनके अल्ट्रास यानी जो कट्टर हैं, उन समर्थकों को सारे डिफरेंसेस को भुलाकर मैदान में इकट्ठा होने को मजबूर कर दिया और भारत के धर्मनिरपेक्ष पहचान को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है ताकि आप जान पाए कि ये कट्टर समर्थक एक कैसे हो गए। 1911 के जीत के पीछे भी एक कहानी है। खिलाड़ियों के पास उतने पैसे नहीं थे कि जूते खरीद सके, इसलिए इन्होंने नंगे पैर खेलने का फैसला लिया। मैदान पर एक शासक वर्ग था, दूसरा शासित वर्ग, लेकिन भारत के परंपरा में फुटबॉल था। मैच के दिन स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शक मैच देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि ईस्ट इंडियन रेलवे को बर्दवान से हावड़ा तक विशेष ट्रेन चलानी पड़ी थी। रायगंज तथा बारनगर से अतिरिक्त स्टीमर सेवा की व्यवस्था करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि चितपुर और श्याम बाजार से आने वाली ट्रामें जो पहले चलती थी, दर्शकों से खचाखच भरी रहती थी। लोगों ने इसकी परवाह नहीं की कि इसमें कुछ खिलाड़ी बंगाल से भी थे। लोगों को मन में बस इतना था कि अंग्रेजों के दबदबे को कोई चुनौती दे रहा है। ये टीम राष्ट्रीय टीम के समान थी। इस जीत ने बंगाल के विभाजन को वापस लेने पर मजबूर कर दिया और देश की राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का बड़ा फैसला अंग्रेजों को लेना पड़ा। ये जीत नहीं थी, एक तरह का अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का शक्ति प्रदर्शन था। ईस्ट बंगाल और मोहन बगान का फुटबॉल क्लब का बनना ये दर्शाता है कि कैसे एक ही समुदाय के बीच सांस्कृतिक मतभेद 2 अलग अलग फुटबॉल क्लब्स का गठन कर सकती है। 1970 का दशक भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी उथल पुथल का समय था। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के कारण पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में शरणार्थी आए। भारतीय सरकार ने इन शरणार्थियों को
सह नागरिकता का दर्जा देकर समाज में समाहित करने का निर्णय लिया। केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। इससे पश्चिम बंगाल की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया। इसके परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के बाद के सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रमों ने बंगाल घोटी प्रतिद्वंदिता को और मजबूत किया। यह प्रतिद्वंदिता कोलकाता के फुटबॉल संस्कृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मोहन बगान के कुछ समर्थक बंगालों को बाहरी या असभ्य मानते थे, वहीं बंगाल भी घोटियों को कंजूस, आलसी और जोखिम से बचने वाले मानते थे। फुटबॉल के प्रति इस जुनून के कई चरम का आपको उदाहरण देते हैं। 1975 में ईस्ट बंगाल से 5-0 के हार के बाद मोहन बगान के एक कट्टर समर्थक उमाकांत पलोथी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने नोट में लिखा कि वे अगले जन्म में मोहन बगान के लिए खेलना चाहते हैं ताकि इस हार का बदला ले सके। एक अन्य घटना में मोहन बगान की जीत की खुशी में एक प्रशंसक ने अपनी शादी की अंगूठी कोच पीके बनर्जी को भेंट कर दी। ये प्रतिद्वंदिता बांग्ला सिनेमा से भी अछूता नहीं रह पाया। प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार मोहन बगान के समर्थक थे, जबकि सौमित्र चटर्जी ईस्ट बंगाल के प्रशंसक थे। संगीतकार एस.डी. बर्मन और उनके बेटे आर.डी. बर्मन भी ईस्ट बंगाल के ही समर्थक थे, जबकि प्रसिद्ध गायक मन्ना डे मोहन बगान के समर्थक थे। कई बार इनकी राइवलरी ने हिंसक रूप भी लिया। अब इस वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं। 2019 में बीजेपी समर्थित भारत सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA लेकर आती है, जिसका प्रावधान कहता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख समुदाय के लोग यदि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों तो वो भारतीय नागरिक बन सकते हैं। ध्यान रखिए, इसमें मुस्लिम नहीं है। क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहाँ है इसको भी हम नागरिक बना दें? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हैं? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे? इन परिस्थितियों में ईस्ट बंगाल और मोहन बगान फुटबॉल क्लबों के प्रशंसकों ने भी सरकार के CAA और NRC के विरुद्ध आवाज उठाई। इतिहास में पहली बार एक डर्बी मैच के दौरान दोनों टीमों के प्रशंसक अपनी पारंपरिक क्षेत्रीयता और एक दूसरे के प्रति रूढ़िगत धारणाओं से ऊपर उठकर सरकार की नीति के खिलाफ एक साझा रुख अपनाया। 19 जनवरी 2020 को खेले गए मैच में बंगाल फुटबॉल के इन कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। एक दूसरे का मजाक उड़ाने के बजाय मैच शुरू होने से पहले समर्थक अपने मोबाइल फ़ोन से सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। अपने क्लब के झंडों के साथ साथ दोनों क्लबों के प्रशंसकों ने विशाल टीफो प्रदर्शित किया। ऐसा समझिए कि टीफो एक तरह का पोस्टर ही होता है, लेकिन साइज में बहुत बड़ा होता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ईस्ट बंगाल और मोहन बगान दोनों क्लबों ने भारत और विदेशों से विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। तो CAA को कैसे एक्सेप्ट करते? CAA के खिलाफ एकजुट होने के बाद भी इनकी प्रतिद्वंदिता आज तक बरकरार है। बंगाल ऐसी ही भिन्नताओं के बावजूद आज तक टूटा नहीं। आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण की काफ़ी कोशिश की जाएगी। बंगाल एक बार फिर ईस्ट यॉर्कशायर की तरफ पटखनी देगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जोहार।